नमस्कार। आज हम भारत में ट्रिब्यूनल यानी अधिकरणों की इस दिलचस्प दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये आखिर हैं क्या और जो हमारी आम अदालतें हैं उनसे ये अलग कैसे हैं? हमारे पास जो जानकारी है चलो उस पे बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम नाम सुनते हैं जैसे एनजीटी, कैट, पर ये करते क्या हैं? इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, ट्रिब्यूनल्स जो हैं, वो असल में अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं। मतलब पूरी तरह कोर्ट भी नहीं, पर काम न्याय जैसा ही करती हैं। अच्छा, अर्धन्यायिक। हाँ, और इनको बनाने का जो मुख्य मकसद था, वो था कि कुछ खास तरह के मामले, जिनमें कोई टेक्निकल या खास जानकारी चाहिए, वो जल्दी निपटें। सोचिए ना, जैसे इनकम टैक्स का मामला है या पर्यावरण का। अगर उस विषय के जानकार लोग फैसला दें, तो तेजी भी आएगी और शायद फैसला बेहतर भी हो। हाँ, ये बात तो है। मतलब अदालतों का बोझ भी कम होगा इससे। बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण था अदालतों का बोझ कम करना। ठीक है, तो ये अदालतों का बोझ कम करते हैं और विशेषज्ञता मतलब एक्सपर्टीज लाने के लिए बने। पर क्या हमारे संविधान में भी इनके बारे में कुछ लिखा है? कहीं तो इनका आधार होगा। हाँ हाँ, जरूर है। संविधान में देखिए, आर्टिकल 323A है। ये संसद को पावर देता है कि वो सरकारी कर्मचारियों के जो सर्विस मैटर्स होते हैं ना, हाँ, जैसे भर्ती, प्रमोशन वगैरह। बिल्कुल, उन विवादों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे कैट बना सकती है। और फिर आर्टिकल 323B है, अच्छा। वो संसद और राज्यों की विधानसभाओं को भी कई दूसरे मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत देता है, जैसे टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल लेबर, किराया, यहाँ तक कि चुनाव से जुड़े मामलों के लिए भी। ओह, काफी सारे क्षेत्र कवर होते हैं इसमें तो। ठीक है, संविधान में तो जिक्र है, पर मुझे जो बात हमेशा थोड़ी कंफ्यूज करती है वो ये है कि आम अदालत और ट्रिब्यूनल सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं। पर असल में फर्क क्या है? यहीं पर शायद असली बात है। इनकी स्थापना, मतलब इन्हें बनाया कैसे जाता है, उसमें है। अच्छा। देखिए, अदालतें तो हमारे संविधान का हिस्सा हैं, न्यायपालिका का एक स्थायी अंग है। पर ट्रिब्यूनल, वो किसी खास कानून, किसी एक्ट के तहत बनते हैं, किसी खास मकसद के लिए। वो परमानेंट स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होते, जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। यानी अदालतें सिस्टम का हिस्सा है हमेशा से, और ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बनाए गए टूल की तरह है। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकती हैं। और दूसरा बड़ा फर्क है सदस्यों में। हाँ, उनमें कौन बैठता है? अदालतों में तो आपको सिर्फ जज मिलेंगे, जो कानून के जानकार होते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या? यहाँ न्यायिक सदस्य यानी जज तो होते ही हैं, पर उनके साथ साथ उस विषय के विशेषज्ञ सदस्य भी हो सकते हैं। ओह अच्छा। जैसे एनजीटी में पर्यावरण के एक्सपर्ट या साइंटिस्ट हो सकते हैं, टैक्स ट्रिब्यूनल में अकाउंटिंग या टैक्स के जानकार हो सकते हैं। ये जो एक्सपर्टीज है ना। यही इनकी खासियत है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इसका मतलब प्रक्रिया भी अलग होती होगी, कार्रवाई का तरीका? बिल्कुल। अदालतों की प्रक्रिया तो काफी तयशुदा और फॉर्मल होती है। उनको सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का सख्ती से पालन करना होता है। हाँ, वो तो काफी लंबी और जटिल हो सकती है। सही कहा। वहीं ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया ज्यादा लचीली, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देते हैं। मतलब फेयर सुनवाई हो, दोनों पक्षों को मौका मिले, फैसला लॉजिकल हो। अच्छा। इससे कार्यवाही तेज हो जाती है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी कर सकते हैं। बेसिक कानूनी सिद्धांत तो वहां भी लागू होते हैं। और इनके काम का दायरा, मतलब कौन से केस ये सुन सकते हैं? अदालतें तो लगभग सब कुछ देखती हैं। हाँ, अदालतों का दायरा तो बहुत बड़ा है, सिविल, क्रिमिनल, सब तरह के मामले। लेकिन ट्रिब्यूनल का दायरा लिमिटेड होता है, सीमित। सिर्फ अपने खास विषय तक? बिल्कुल, वो सिर्फ उन्हीं खास मामलों को देखते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। जैसे एनजीटी सिर्फ पर्यावरण वाले मामले देखेगा, सीएटी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के सर्विस वाले मामले। वो किसी और तरह का केस नहीं ले सकते। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा और कारगर लग रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन-कौन से ट्रिब्यूनल आमतौर पर सुनने में आते हैं? एनजीटी का तो नाम काफी आता है, खासकर प्रदूषण के मामलों में। हाँ, एनजीटी तो बहुत बड़ा उदाहरण है पर्यावरण के लिए। फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएटी या राज्यों के एसएटीज हैं। हाँ, सीएटी का भी नाम सुना है। और अगर कंपनियों के बीच झगड़ा हो या कोई कंपनी दिवालिया मतलब बैंकरप्ट हो रही हो, तो उसके लिए है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। अच्छा, एनसीएलटी। बैंकों का जो पैसा डूब जाता है कर्ज वसूली के लिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटीए। और इनकम टैक्स के झगड़ों के लिए इनकम टैक्स एपली ट्रिब्यूनल, आईटीएटी। तो बहुत ही पुराना और अहम ट्रिब्यूनल है। हाँ, ये तो बहुत सारे हैं। ये सब हमारी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गए हैं लगता है। बिल्कुल। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं, तेजी से फैसला, विशेषज्ञता, अदालतों का बोझ भी कम हो रहा है। लेकिन क्या सब कुछ इतना बढ़िया ही है,
या कुछ चिंताएं, कुछ चुनौतियां भी हैं इनसे जुड़ी हुई? मैंने सुना है इनकी स्वतंत्रता पर कभी-कभी सवाल उठते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये एक अहम मुद्दा है। सबसे बड़ी चिंता इनकी स्वतंत्रता, इनकी इंडिपेंडेंस को लेकर ही रहती है। क्यों? सवाल ही उठता है कि क्या ये न्यायपालिका की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्योंकि कई बार इनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ये सरकार के हाथ में होता है। अच्छा, तो फिर दबाव का खतरा रहता होगा। हाँ, एक आशंका रहती है कि कहीं इन पर सरकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव ना आ जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस भी दी हैं ताकि इनकी स्वतंत्रता बनी रहे। और कोई चुनौती? दूसरी बात, कभी-कभी इनके फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ होगी, ये प्रक्रिया थोड़ी उलझी हुई हो सकती है। मतलब अपील हाई कोर्ट में जाएगी या सीधे सुप्रीम कोर्ट में, इसमें थोड़ी अस्पष्टता हो सकती है कभी-कभी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ट्रिब्यूनल्स हमारे न्याय व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा तो बन गए हैं। ये खास मामलों में तेजी और विशेषज्ञता लाते हैं, ये तो पक्का है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही इनकी स्वतंत्रता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर लगातार ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अदालतों का विकल्प नहीं है, ये उनके पूरक हैं, सप्लीमेंट करते हैं उनको। इनका मकसद खास एरिया में न्याय को और असरदार बनाना है। ठीक है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जैसे जैसे हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पेचीदा होती जा रही है, हाँ, हो तो रही है। तो क्या हमें भविष्य में और भी ज्यादा ऐसे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स की जरूरत पड़ेगी? शायद साइबर क्राइम के लिए अलग, या एआई से जुड़े झगड़ों के लिए अलग, या फिर ये बेहतर होगा कि हम अपनी मौजूदा अदालतों को ही और मजबूत बनाएं, उनमें ही विशेषज्ञता लाएं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए।